नमस्कार श्रोताओं, आज की परिचर्चा में आपका फिर से स्वागत है। आज की परिचर्चा का विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को हम यह दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य बहुत ही बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखते हैं, उन्हें नज़रअंदाज होते देखते हैं समाज से, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी विषय पर हमने आज की परिचर्चा रखी है और इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश कुमार जी। सुरेश जी एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो कि 20 वर्षों से बाल श्रम के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 700 बच्चों को जयपुर के चूड़ी बनाने वाले कारखाने से विमुक्त कराया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। धन्यवाद। और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघवेंद्र कुमार जो कि एक एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुरेश जी, सबसे पहला सवाल एक जनरल पर्सपेक्टिव में कि ये बाल श्रम किसे कहेंगे? देखिए, बाल श्रम की परिभाषा जो है वर्तमान में बच्चा की जो बात करते हैं तो हमारे जो कानूनी भाषा है वो है कि 18 साल तक के व्यक्ति को बच्चा कहते हैं जी। तो कोई 18 साल तक का व्यक्ति काम करता है तो हम उसे बाल श्रमिक कह सकते हैं और कहते हैं। पर इसमें भी कुछ डिवीज़न है कि मान ले 14 साल तक की बात करते हैं तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकता है कोई, और 14 के ऊपर 18 तक कुछ खास जो ऐसे उद्योग हैं जहाँ ज़्यादा खतरनाक है वहाँ काम नहीं कर सकता है और वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से तो बाल श्रमिक की परिभाषा को हमारे देश में 2 कानून लेके चलती है। एक तो जुवेनाइल जस्टिस जो है जी, लगभग 18, इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है वो बच्चा है और ये बच्चा काम नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है 2016, वो कहती है 2 तरह से बात करती है कि 14 तक बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते हैं और 14 से लेकर 18 तक हम काम कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक उद्योगों को हटा के उन्होंने एक शेड्यूल में निकाला है, बनाया है, और बाकी जगह काम कर सकते हैं। अच्छा राघवेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बाल श्रम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो कहाँ पर बाल श्रम को हानिकारक समझा जाता है? जैसा कि अभी सुरेश सर ने बताया कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 इसके अंदर 2 डिवीज़न दिया गया है। पहला कि 14 साल से कम के बच्चों को चाइल्ड पूरी तरह से बच्चा बोला जाता है और 14 से 18 साल तक के एडोलेसेंस बोला जाता है। तो थोड़ा लॉ क्लियर कर दूं कि सबसे पहले चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसे हिंदी में बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 कहते हैं। सबसे पहले ये कंक्रीट लेजिस्लेशन इंडिया में आया था जो कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता था, लेकिन इसके अंदर कुछ लैकुनास थे, जैसे कि अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी हैजार्डस मतलब किसी खतरनाक इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको और जगहों पे काम करने का इजाज़त था। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में वो 3 घंटे तक एक बार काम कर सकते हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर काम कर सकते हैं और टोटल 6 घंटे तक काम कर सकते हैं। काम करने का रेगुलेशंस था, जैसे कि टोटल उसमें 18 ऑक्यूपेशंस और 65 प्रोसेस बताए गए थे। इनको छोड़ के और सारे जगहों पे वो काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे एक सवाल कि ये जो हैजार्डस जो भी आप बता रहे हैं कि जो भी हानिकारक है बच्चों के लिए, उसमें क्या फिजिकल को लेकर नहीं, जैसे कि अब जैसे कि चूड़ी बनाने का काम हो गया, या फिर जैसे कि पटाखा इंडस्ट्री हो गया, खैनी से संबंधित तंबाकू का इंडस्ट्री हो गया, जहाँ पे भी कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे कि बच्चों को हानि पहुँच सके, ऐसे इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया था और उनको एग्जेम्प्ट किया गया था कि मतलब 14 साल से कम के बच्चे इन इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड था। लेकिन और दूसरे जगह पे काम कर सकते हैं जो कि हानिकारक नहीं था। लेकिन जैसे कि अपने भारतीय संविधान में 86th अमेंडमेंट आया था 2002 में, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया था। मतलब राइट टू एजुकेशन की हर एक 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी है, फ्री एंड शिक्षा का अधिकार बेसिकली। तो इस राइट के आने के बाद अब उसमें 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का वो था कि सरकार पढ़ाएगी, और यहाँ 14 साल के कम बच्चे नॉन हजार्डस बिना खतरनाक इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रहे थे। तो ये आर्टिकल का कॉन्ट्रावेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब
2016 में फिर से इसमें अमेंडमेंट आया, जैसे कि सुरेश सर ने बताया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में 2016 में अमेंडमेंट आया। अब इसके अंदर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन कर दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह के उद्योग में, किसी भी तरह के व्यापार में काम, हजारडस हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो पढ़ाई करेंगे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन भी आ जाता है। और 14 से 18 साल तक के बच्चे अब इनमें कैटेगराइजेशन कर दिया गया है कि ये नॉन हजार्डस, मतलब खतरनाक इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं, बाकी दूसरे जगहों पे काम कर सकते हैं। तो अब ये प्रेजेंट में इंडिया में ये लॉ चल रहा है। जी, राघवेंद्र जी आपने अच्छी जानकारी दी। सुरेश जी, हम एक साधारण पर्सपेक्टिव पे ये जानना चाहेंगे कि हम सभी जानते हैं कि कितना खतरनाक है, छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, जो जीवन उन्हें अभी जो समय उन्हें मिला उनका बचपना जीने का है, और ऐसे समय में वो काम करने में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं, ऐसी क्या वजहें हैं जिस वजह से बच्चे बाल श्रम की ओर उन्हें जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं इस समस्या की जड़ बताऊं कि बाल श्रम की जो समस्या एक मांग जनित समस्या है। कई उद्योग है देश में ऐसे जहां बच्चों की मांग है, और मांग की वजह से ये समस्या है। और समाज में बहुत हद तक बाल श्रमिकों को एक सामाजिक मान्यता प्राप्त है। लोगों का कहना है कि गरीब का बच्चा है, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। जी। तो हम इसे कानून, जैसा कि राघवेंद्र ने बताया कि सारे कानून हैं इस देश में जो बाल श्रम को एक जुर्म के रूप में देखता है, लेकिन हमारे वो चश्मा जो है ना, उस चश्मे से हम सभी नहीं देखते। इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी नहीं देखती है, और इसे कहती है गरीब का बच्चा है, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। और ये जो नैरेटिव है, एक तरफ ये नैरेटिव समाज में जिसे रोकना था वो ये बोलता है कि गरीब का बच्चा है, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। दूसरी तरफ बाल श्रम एक मांग जनित समस्या है। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ कि ये मांग जनित समस्या है, तो आपको लग रहा हो कैसे ये मांग जनित समस्या है। जी। अब मैं चूड़ी कारखाने का आपको देता हूँ उदाहरण। चूड़ी कारखाने में चूड़ी बनाते समय छोटी छोटी उंगलियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और छोटे छोटे उंगलियों के लिए छोटे छोटे बच्चे ही सही है, सही फिट होते हैं। इसलिए जो चूड़ी कारखाने, चाहे हैदराबाद की बात कर ले चाहे जयपुर की बात कर ले, आप जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे तो सारी फैक्ट्री में आपको बच्चे ही बच्चे मिलेंगे। और इनकी मांग की वजह से बाल श्रमिक की जो समस्या बहुत ही ऑर्गेनाइज रूप में ऑपरेट होती है देश में। फैक्ट्री वाले लोकल लोगों से बोलते हैं कि भाई 10 बच्चा भेजो, 20 बच्चा भेजो, और वो बच्चे की फिर तस्करी करते हैं। तो यही से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो शुरुआत होती है यहाँ से। जी बिल्कुल। और तस्करी की शुरुआत में तस्करी के जो शिकार होते हैं वो समाज के सबसे कमजोर तबके के बच्चे होते हैं। जी। मैं उदाहरण के तौर पे अगर जो गया की बात करूं कि जो बाल श्रम से सबसे प्रभावित जिला है बिहार राज्य में, 2011 की सेंसस जो कि अभी तक की अवेलेबल सेंसस है वो बताती है कि लगभग वहाँ पे 79,000 बच्चे हैं बाल श्रमिक। 79,000। ये 3800 जिलों में सबसे ऊपर गया है बाल श्रम के मामले में। फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ और देश के अन्य जगहों से बच्चों को रेस्क्यू करके लाता हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चे रेस्क्यू हो रहे हैं वो जयपुर की चूड़ी फैक्ट्रियों से। उसकी भी बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे, अगर आप जयपुर में 100 बच्चे रेस्क्यू करते हैं तो 60 बच्चे बिहार के मिलेंगे। उस 60 बच्चे में फिर जो है 60% बच्चे गया के मिलते हैं। तो एक कनेक्शन है गया का जयपुर से। अब वो गया में जो टारगेट करते हैं, गया में भी 500 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। लगभग 450 बच्चे एक खास जाति के, ये तबका सबसे कमजोर तबका है गया का। तो एक तरफ तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित अपराध है, और दूसरी तरफ टारगेट करते हैं उन्हें जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं और जिन्हें रोकना है हम सब की जिम्मेवारी। बाल श्रम एक ऐसी देश की समस्या है जिसमें हम सबको आगे आना होगा जी। और हम सब इसे देखते हैं दूसरे चश्मे से। हम देखते हैं कि भाई इसकी माँ ने भेजा है, इसके बाप ने भेजा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ले जा रहा है, कोई जबरन नहीं हो रही है कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। आपके माता पिता आपको परमिशन दे रहे हैं, आपको अनुमति दे रहे हैं कि आप इन्हें ले जा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर माता पिता अनुमति नहीं दे सकते अपने बच्चों के शोषण का। निश्चित। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि माता पिता अपने बच्चे का शोषण का अनुमति नहीं दे सकते। और हम सब समाज के सारे जो बुद्धिजीवी हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि जो कानून है उसे इम्प्लीमेंट करें और ऐसे बच्चे के मूवमेंट पर रोके, ऐसे रेस्क्यू हो और रेस्क्यू के बाद उन्हें सपोर्ट मिले ऐसे बच्चों को। क्योंकि मैं दोहरा रहा हूँ कि समाज के सबसे कमजोर तबके के बच्चे होते हैं, यद्यपि ये बाघजनित समस्या है। जी।
सुरेश जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन राघवेंद्र जी, जहाँ तक सुरेश जी ने बात की, वहाँ पर उन्होंने सामाजिक स्तर पर एक बात बताई कि क्यों आखिरकार अभी तक इतने लॉ बनने के बावजूद, इतने नियम कानून बनने के बावजूद, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे समाज में ये समस्या अभी भी विद्यमान है। तो यहाँ पर आखिरकार जो भी लॉ बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? समय के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि लॉज में अमेंडमेंट आ रहे हैं। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 1986 वाला कानून जो था उसमें सेक्शन 14 बात करता है कि अगर किसी बच्चों को हैजार्डस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। मतलब उसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन 2016 के बाद इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल कर दिया गया। मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, अभी 2016 के अमेंडमेंट के बाद सजा बढ़ा के पहले 3 महीने का सजा था 1986 में, 3 महीने से 1 साल तक का, अब उसको 6 महीने से 2 साल तक का कर दिया गया। और ये सजा दोनों लोगों के लिए है। जो एम्प्लॉयर है, जो काम दे रहा है, ये उसके लिए सजा है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाल श्रमिकों को काम दे रहा है तो उसे 6 महीने से लेके 2 साल तक का सजा हो सकता है, और 20,000 से लेके 50,000 का फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। लेकिन ये सिक्के के 2 पहलुओं के समान है। जैसे कि काम देने वाले के लिए भी सजा दिया गया है, गार्जियंस के लिए भी प्रावधान है कि गार्जियंस भी ना भेजे। लेकिन अगर हर एक जगहों पे पुलिस का हमेशा सर्वेलेंस नहीं रहता है, छोटे जगहों पे अब सोसाइटी, अब सोशल एक्टिविस्ट जैसे सुरेश सर लोग हुए, ऐसे लोगों को, आम लोगों को सामने आना पड़ेगा, वो जानकारी दे कि हाँ ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे ये काम हो रहा है। क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट तब काम ना करे तब एक इशू आता है। लॉ वाले लगातार अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, समय के हिसाब से कानून को और कंक्रीट बना रहे हैं। अब समाज थोड़ा जागरूक होगा, इन चीज़ों की जानकारी देगा, दोनों जब एक साथ काम करेंगे तभी इन चीज़ों को हटाया जा सकता है। और पब्लिक अवेयरनेस, मेरे हिसाब से कानून को अगर हटा दें तो कानून के अलावा पब्लिक अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि सर ने बोला कि कमज़ोर तबके के लोग, स्वाभाविक बात है कोई भी अमीर परिवार का लड़का काम करने नहीं जाएगा, नहीं। कानून में एग्जेम्पशन है, जैसे कि आर्टिस्टिक वर्क है, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, या फिर कोई भी बच्चा अपने पारिवारिक उद्योग में जो कि नॉन हजार्डस है उसमें वैकेशन के टाइम में या फिर स्कूल के बाद के ड्यूरेशन में काम कर सकता है, आज़ादी है। हाँ। तो कोई भी अच्छे परिवार का व्यक्ति जो मतलब इकोनॉमिकली साउंड है, सक्षम है, हमेशा गरीब तबके के बच्चे, सर ने सही बोला कि वो कमाने के लिए कमाएंगे, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो ऐसे लोगों को ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को, अभी ताज़ा उदाहरण सोनू का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। सोनू छोटे से तबके का है, बिहार का लड़का, जिसने मुख्यमंत्री के सामने अभी बोला कि मुझे पढ़ाई के लिए बात। अब देखिए वो एक गरीब परिवार का लड़का है, उसके पिताजी कमाते हैं, दारू पी जाते हैं जी। उनको जब तक अवेयरनेस, अगर सोनू खुद अवेयर नहीं होता तो उनके पिता को अवेयर होना चाहिए था। अब अगर अब उनके पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये समाज के अच्छे लोगों का दायित्व है जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर लिया है, जिनके पास जानकारी है कि वो जाके समझाएं कि आप अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में, तो ये दोनों तरफ से चल सकता है। सिर्फ कानून बनाने से आज के समय में कहीं कुछ नहीं हो सकता, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा। लॉ तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन उसी इम्प्लीमेंटेशन की बात जहां आती है उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे हर किसी को रेडी रहना होगा। हम जनरली रोड पर चलते हैं और हम देखते हैं कि साधारणतः चाय के दुकान पे तो हमें अक्सर ही कप धोते हुए, प्लेट धोते हुए बच्चे दिख जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं, अफसोस करते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा दया आ गई तो हम उसे 10 रुपये ज़्यादा दे देते हैं, या फिर उससे पूछ लेते हैं क्या बच्चे तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन उसके आगे हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन एक जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमें ये ज़रूरी है कि हम पूरे समाज को लेकर चले। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है ये यहीं पर आती है कि हम सबको लेकर साथ में चलें। सर यहाँ पे सुरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, साथ लेके चलने की बात है, लेकिन हमें बाल श्रमिक के जो शिकार हैं, बाल तस्करी के शिकार जो बच्चे हैं, अगर जो पटना की बात करें और यहाँ पे आप ट्रेजर रोड चौराहे पे जाए तो वहाँ पे बच्चे आपको दिखेंगे बेगिंग करते हुए। महिलाओं के गोद में बच्चे रहते हैं यहाँ पे, वो बच्चे ड्रग रहते हैं, उन बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं होती है। और ये हम सब देखते हैं, हम सब 2-4 रुपया 5 रुपया दे के हम इस क्राइम को बढ़ाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि जो बच्चा है ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का विक्टिम है। ये बच्चा अपनी माँ के गोद में नहीं है, एक चुराया हुआ बच्चा है जो अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, किसी दूसरी औरत की गोद में है, और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है जी। और ये शहर के बीचों बीच होता है, हमारे आंखों के और सामने हमें होता दिखता नहीं है वो, क्योंकि हम उस चश्मे से देखते नहीं है। देखिए, हम सभी को अपने चश्मे बदलने की ज़रूरत है, और तभी बाल श्रम में फंसे लोग, बाल तस्करी में फंसे बच्चों को हम देख सकते हैं, और हम लोग उसे उस जीवन से, उस नारकीय जीवन से निकाल सकते हैं।
बाल तस्करी, बाल श्रम के बच्चे शिकार ना हो, ये हम सबों की सामूहिक जिम्मेवारी होगी। हर व्यक्ति को आगे आना होगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि बच्चे उस वर्ग के हैं जो कानून को नहीं समझते, अवेयर नहीं है। लेकिन बच्चे का जहाँ शोषण होता है वो तो कानून के जानकार हैं, वो तो अवेयर हैं कि ये नॉर्म्स है, ये लॉज है और हम इसको वायलेट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच एक बैलेंस बनानी होगी और बाल श्रम को एक अपराध के रूप में देखना होगा। दिन का 11 बज रहा है, सोमवार का दिन है, बुधवार का दिन है, हमारे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं है? ऐसे सवाल खड़े करने होंगे। जी हाँ। अगर बच्चे स्कूल में नहीं है, तो बच्चे का शोषण होने का खतरा बढ़ जाता है निश्चित तौर पर। तो जब तक बच्चों के लिए हम सब साथ में नहीं सोचेंगे और बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस बाल श्रम को रोकना शायद हम ऐसी, अगर जो पूरी तरह से तैयारी ना करें तो इसे रोकने में असफल ही होंगे आने वाले सालों साल तक। जी हाँ, सबको जुड़ना होगा इसके लिए और सबको मेहनत करनी होगी। जी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में करे, चाहे वो परोक्ष रूप में करे, लेकिन हर किसी को इस विषय पे सोचना होगा। नजरअंदाज हम करते चलेंगे और सोचते रहेंगे कि समाज बदल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है कि भले कितने भी लॉज बन जा रहे हैं, लेकिन क्या जो लॉज बने हैं वो उसमें बस यही है कि जो एम्प्लॉय रख रहा है या फिर जिसके माता पिता दे रहे हैं, सिर्फ इन्हीं दोनों को दोषी किया जा सकता है, या फिर ऐसे लोग जो देख रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके सामने ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसा कुछ है, उनके लिए भी कुछ लॉ है क्या? जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो जैसे कि किसी चाय की दुकान पे हम जाते हैं, वहाँ पे कोई छोटा बच्चा चाय पी रहा होता है, बराबर ये होता है कि छोटू चाय लेके आ जाओ, ये बिस्कुट लेके आ जाओ। जी, जी, जी। वो मतलब ग्राहकों के लिए जो ऐसा कोई प्रावधान अभी तक तो नहीं है। यहाँ पे सोशल अवेयरनेस ही होना चाहिए कि जैसे आप किसी ऐसे दुकान पे जा रहे हैं जहाँ पे आप चाइल्ड लेबर को देख रहे हैं, तो आप बाइकआउट कीजिए उससे कि हम इस दुकान पे चाय नहीं पियेंगे, हम इस दुकान से सामान नहीं लेंगे। अगर पब्लिक बाइकआउट करना स्टार्ट कर दे, ऑटोमेटिक चाइल्ड लेबर 50, 60, 70% डिक्रीज हो जाएगा। पटना में ही देखिए, हम लोग जितने स्ट्रीट वेंडर्स की आप बात कीजिए तो हर एक पे छोटे छोटे बच्चे शाम को तो आ ही जाते हैं, उनके बच्चे हो या फिर एम्प्लॉयड हो, क्योंकि सस्ते दाम में बच्चे मिल जाते हैं। चाय की दुकान पे आपको हो गया, समोसे की दुकान पे, चाट की दुकान पे, बहुत जगहों पे तो इस तरीके से भी रखा जाता है कि आपको खाना दे देंगे, जी जी बस जी, काफी जी, है, आप रह लो यहाँ पे। तो आम आदमी को अवॉइड करना चाहिए ऐसे दुकानों पे जाने से कि हम इस दुकान पे न जाए। अगर लोग ऐसा करना स्टार्ट कर दे, उसका धंधा ही नहीं चलेगा और अंततः उससे बच्चों को हटाना पड़ेगा। मजबूरी में बच्चे स्कूल जाएंगे। हो सकता है इस तरह से भी हम काम करके चाइल्ड लेबर को कानून के चश्मे से ना देखें। अगर हम लोग सोशल उसको अवॉइड करें जाने का, तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जा सकता है। अल्टीमेटली सोसाइटी, कोई भी क्राइम है, आप देखिए निर्भया कांड के बाद रेप का लॉ और कंक्रीट हुआ, लेकिन अभी भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। कहीं कोई तो कानून को हमेशा कानून सुदृढ़ होते जा रहा है और समय के साथ, लेकिन क्राइम रेट में कमी इस चीज को अंततः सोसाइटी ही कर सकती है। जी हाँ, निश्चित तौर पे। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे बच्चे जिन्हें पकड़ा जाता है, जिन्हें अपहरण किया जाता है, वैसे बच्चों को जब आप बचाते हैं तो वैसे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो उनके ऊपर आप बीती होती है, जी जी, वो जो टॉर्चर वो सहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, इसको किस तरीके से आप उनको उस तरीके से क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो उभर पाते हैं इन सब चीज़ों से और वो समाज से जुड़ पाए? ऐसा क्या करते हैं? देखिए, चाइल्ड लेबर में जो बच्चे इंगेज रहते हैं, उनका जो शोषण होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, बहुत शोषित होते हैं बच्चे। इसलिए जब हम लोग रेस्क्यू कराते हैं तो चूड़ी फैक्ट्री की बात करें तो घुटना वो खड़ा नहीं हो पाते, क्योंकि 18-18 घंटा बैठे रहते हैं, बंद रहते हैं कमरे में, बाहर निकलने की कोई आज़ादी नहीं है। कई ऐसे बच्चे हम लोगों ने मुक्त कराए जो अपने घुटने पे, अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाते, तो एकदम से ये स्थिति उनकी होती है। शारीरिक, मानसिक भी इस तरह की रहती है, उन्हें रोना नहीं है, उन्हें परिवार से बात नहीं करना है, उन्हें हंसना नहीं है, खेलना नहीं है, उनकी बचपना छीन ली जाती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, किसी बच्चा से उसकी बचपना छीन ली जाए तो फिर वो व्यक्ति कैसा होगा, वो बच्चा कैसा होगा, है ना। तो जब हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो हमें बिल्कुल उसी तरह का बच्चा मिलता है, और इन बच्चों के साथ हमें पूरी तरह से काम करना पड़ता है, इनका किस तरह से रीट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करें, क्योंकि ये बच्चे तब तक स्किल्ड हो जाते हैं और ट्रैफिकर इनके पीछे लगा रहता है कि हमको वही बच्चा चाहिए, क्योंकि मैंने 4 महीने काम सिखाया उसको, अब वो तो बड़ा अच्छा काम करता है। फिर से वो मेहनत नहीं चाहते हैं कि दोबारा उन्हें मेहनत करनी पड़े, नए बच्चे को लाएंगे फिर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वो सिखाना पड़ेगा उन्हें। जी, नए बच्चों को काम सिखाना, इसलिए रीट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है। लोग
राघवेंद्र जी यहाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैम मैं ऐड करना चाहूँगा कि चाइल्ड लेबर का ये तो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है जो आपने देखा कि इतना गंदा है। इसके अलावा भी कुछ एंगल से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन नंबर 182 बोलता है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर का कौन कौन सा गंदा प्रारूप हो सकता है। आप देखेंगे कि बच्चों का, मैं उत्तराखंड बाल आयोग के साथ काम कर चुका हूँ फॉर्चुनेटली लॉकडाउन से पहले, तो हम लोगों ने देखा कि ड्रग्स के लिए भी चाइल्ड लेबर का यूज़ किया जाता है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स के तस्करी में लोग उनके बॉडी में डालकर, जी, लोग ध्यान नहीं दे पाते। छोटा बच्चा कहीं गया, यहाँ से इजीली ड्रग लेके वहाँ चला जाएगा। आप उसके बाद पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्रीज में बच्चों का यूज किया जाता है। तो यौन शोषण भी हो रहा है। सिर्फ काम, होटलों में काम तक ही ये सीमित नहीं है, ये इस स्तर तक पहुंच गया है। कुछ बच्चों को हम लोगों ने उत्तराखंड में रेस्क्यू कराया था, वो ड्रग के आदी हो चुके हुए थे, क्योंकि ड्रग आदमी ले जा रहा है, ला रहा है, कभी वो छोटा बच्चा है, कभी सूंघ के भी देख लिया, वो धीरे धीरे एडिक्ट हो गया। वो लोग मतलब मानसिक विक्षिप्त टाइप कर रहे थे कि मतलब जैसे पागल हो गए हो, कह रहे थे कि हमको एक टाइम जी। तो ऐसे बच्चे, इन सब चीज़ों में भी चाइल्ड लेबर का ये एग्रावेटेड फॉर्म है जो कि अब एड्रेस होना चाहिए। चाइल्ड लेबर का ही ये फॉर्म है। बच्चों को उठा के ले जाया जाता है काम के लिए, अब उनसे ड्रग का सप्लाई करवाया जाता है, बच्चों को इलीगल कामों में, और हथियार तस्करी हर एक जगहों पे बच्चों को लगाया जाता है, क्योंकि बच्चों पे लोग शक नहीं करते हैं, शक ना कर सके, और इस वजह से उनका इस्तेमाल ये सब चीज़ें भी हैं जो अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इन सब जगहों पे भी बच्चों को काम में लगाया जाता है, जो कि और मतलब निम्न स्तर का, हम मतलब हमारे पास शब्द नहीं इस चीज़ को बयां कर पाने के लिए। जी हाँ सुरेश जी, यहाँ पर ये सवाल राघवेंद्र जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें कि बच्चे, हम जो सोच रहे हैं कि चाय की दुकानों में या फिर चूड़ी फैक्ट्री और इन सब जगहों पे काम करने का, बच्चे कई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ से मानसिक परिवर्तन उनका हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ वो यौन शोषण के शिकार होते हैं, जहाँ वो ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जब आप लोगों को मिलते हैं, या फिर इन सब जगहों से किस तरीके से उन्हें मुक्त कराया जा सकता है? जी, जाहिर है कि जब उनका शोषण होता है इस स्तर पे, तो उन्हें फिर काउंसलिंग की सपोर्ट की ज़रूरत होती है जी। क्योंकि बच्चों को चुप कर दिया जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनका बचपना छीन लिया जाता है, बच्चों को चुप करा दिया जाता है जी। तो जब बच्चा चुप हो जाए तो आप कल्पना कीजिए कैसा बच्चा होगा वो। तो काउंसलिंग के माध्यम से हम उन्हें वापस जीवन में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, जैसे चीज़ों से सिखाते हैं। क्योंकि बिल्कुल ही उनका उम्मीद ख़त्म हो जाता है अपने जीवन से, उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि अब हम इस गुलामी की जंजीर को तोड़ पाएंगे, इससे बाहर निकल पाएंगे। तो हमारे लिए समस्या ये होती है कि अब उन बच्चे को मानसिक रूप से भी हमें मजबूत करना है, भावनात्मक रूप से भी मजबूत करना है जी, ताकि वो फिर अपनी शिक्षा को प्रारंभ कर सके नए ढंग से और अपने जीवन में विकास कर सके जी। राघवेंद्र जी, एक सवाल था कि वैसे बच्चे जो कि क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है? भारत में इसके लिए कानून है जेजे एक्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके अंदर ये, इस एक्ट का एम है टू रिफॉर्म दी, बच्चों में रिफॉर्म मतलब सुधार लाना। तो जो बच्चे ऐसा क्राइम्स करते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनके साथ इंडियन पिनल कोड में जो हम लोग पनिशमेंट देते हैं वो एडल्ट के लिए है, और जो एडल्ट अभी तक नहीं हुए उनके लिए हम लोग जेजे एक्ट में ट्रायल कंडक्ट करते हैं। तो उन बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है, उनको प्रॉपर एजुकेशन मुहैया करवाया जाता है, उनके साथ काउंसलिंग होता है, ताकि वो फिर से सोसाइटी के मेन लाइन में जब वो बड़े हो जाए, जब वो एडल्ट हो जाए, बचपना में उन्होंने क्राइम कर दिया, किसी भी कारण से किया, वो अलग बात है, अब उनके साथ प्रॉपर काउंसलिंग होता है, प्रॉपर उनको एक रास्ते पे ले जाया जाता है, ताकि जब वो एडल्ट हो जाए तो फिर से समाज के मेन लाइन में एज ए वयस्क वो एक अच्छे व्यक्ति बन के निकले और क्राइम से वो अलग हो जाए। तो जेजे एक्ट के अंदर वो ट्रायल किया जाता है उनका जी। कुछ कहना चाहेंगे सुरेश जी? लग रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो प्रिंसिपल है, जो है ना, वो बहुत ही अलग है सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, बिल्कुल अलग है। और इसका प्रिंसिपल ही है ये रिफॉर्मेटिव एक्ट, राइट। पनिशमेंट की बात नहीं करता, ये रिफॉर्म करने की बात करता है। निर्भया के बाद कानून में थोड़ी परिवर्तन हुई और विभत्स क्राइम जो है, जैसे रेप है, मर्डर है, उसमें इनका एज 18, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि देश में कई कानून बच्चों की परिभाषा को काटते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो ये है कि किशोर न्याय अधिनियम ये कहता है कि वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है वो बच्चा है। तो निर्भया के बाद इनका 18 से 16 कर दिया गया कि ये जो अपराध करने वाले हैं, जिनसे मर्डर हुई है, जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं, इनकी मानसिक क्षमता के बारे में मेडिकल बोर्ड बैठेगी और तय करेगी कि इन्हें एडल्ट समझा जाए कि नहीं समझा जाए, और अगर एडल्ट समझा जाए तो एडल्ट के हिसाब से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इनकी ट्रीटमेंट होगी।
लेकिन फिलहाल मैं किशोर न्याय अधिनियम की बात करूं तो ये पूरी तरह से रिफॉर्मेटिव लॉ है। अगर बच्चे से कोई अपराध हो गई है तो उसे रिफॉर्म करता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जहाँ तक हम लोग ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, जैसे कि स्टार्ट ही हमारा हुआ कि लॉ बनना अलग चीज़ है और इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज़ है। काफ़ी सारे एनजीओज है जो कि शेल्टर होम्स, जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों को शेल्टर होम्स भेज दिया जाता है रिफॉर्म करने के लिए। आप उसकी स्थिति को देखें तो जहाँ तक कागजों में चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें फॉलो होंगी, ये चीज़ें फॉलो होंगी ताकि बच्चे रिफॉर्म हो पाए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। आप देखिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, वो बालिका गृह कांड शेल्टर होम ही था जहाँ पे उसका एम ये था कि यहाँ पे बालिकाएं को रिफॉर्म किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे तस्करी मतलब शारीरिक शोषण हो रहा था बच्चियों का। तो एक्चुअल ग्राउंड स्थिति काफी अलग है, कागज पे कुछ और ही दिख रहा है, लेकिन जो सच्चाई है जो धरातल पर वो कुछ और है। यह हमारा समय हो चला है, लेकिन जाने से पहले राघवेंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो बाल श्रम निषेध दिवस हम सभी मनाएंगे, विश्व में मनेगा ये, लेकिन अगर कहा जाए आपके तरफ से तो क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से ये समाप्त हो सकता है और इसके पीछे किस किस की सहायता की जरूरत है? सुरेश जी। देखिए, बाल श्रम को मेरा तो बस एक पंक्ति में कहना है कि बाल श्रम एक कानूनन अपराध है और अपराध के चश्मे से हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा। जिस दिन बच्चे का शोषण दो तरह से होता है, एक करता है और शोषण जो करते हैं बच्चों के वो पूरे जानकार होते हैं। जब तक ये जानकार लोग आगे नहीं आएंगे, जानकार लोग इसे क्राइम के चश्मे से नहीं देखेंगे, तब तक इस देश में बाल श्रम नहीं रुकेगा। राघवेंद्र जी, एडवोकेट हैं आप, अगर इस हिसाब से हम बात करें तो लॉ को लेकर क्या लॉ अकेले ही, क्या कानून निर्माण कर देने के बाद से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि अभी तक कानून की तो लंबी फहरिस्त है हमारे पास कि इतने सारे कानून हैं, लेकिन क्या फिर भी सिर्फ कानून कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वकील होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और ये हर एक इंसान का दायित्व है, चाहे वो जजेस हो, एडवोकेट्स हो। लॉज के अलावा भी हमें खुद भी देखना है। आप जजेस भी हैं, आप आईएएस है, आईपीएस है, आपको खुद इंश्योर करना है। आप अगर आईपीएस है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मैंने जैसे कि बताया, आप किसी बच्चों को देख रहे हैं वहाँ पे काम करते हुए, तो आप उसी समय एक्शन लीजिए। आप एडवोकेट हैं, आप रिपोर्ट कीजिए प्रॉपर अथॉरिटी के पास कि यहाँ पे ये बच्चे काम कर रहे थे। तो हमें पेशा से पहले एक इंसान बन के देखना पड़ेगा, तब हम लोग ज़्यादा अच्छे से समाज सुधार की बात कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी कि आप हमारी इस परिचर्चा में जुड़े। श्रोताओं, आज की परिचर्चा जिस विषय पे हम कर रहे थे वो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश से ये समस्या समाप्त हो तो इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे आंखों के सामने हो रही होती हैं, लेकिन हम शायद उनसे नजरें हटा लेते हैं। अगर हम चाहते हैं वाकई कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे समाज से ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ अपनी परिचर्चा में हम शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।